नागपुर में क्या माहौल है, किस तरीके से नागपुर की जनता सोचती है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे सीटें हैं और साथ ही साथ विदर्भ में कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हों या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, देवेंद्र फडणवीस हों या नितिन राउत हों, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। आखिर लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके की नागपुर की पब्लिक सोचती है, क्या विकास पर वोट होगा, संविधान पर वोट होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हम संविधान चौक से कर रहे हैं। वही संविधान चौक जिस संविधान को बचाने की दुहाई कांग्रेस दे रही है, जिस संविधान को बचाने की दुहाई बीजेपी दे रही है। संविधान को सब बचा रहे हैं तो संविधान को ख़त्म कौन कर रहा है, ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ नागपुर के तमाम सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर संविधान बचा कौन रहा है और ख़त्म कौन कर रहा है। संविधान कौन बचा रहा है और कौन ख़त्म कर रहा है? संविधान बचा रहा है कांग्रेस और शिवसेना मिलके, और बीजेपी संविधान खत्म करने के चक्कर में। क्योंकि संविधान से हटके हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहा है और उसके बाद में फिर जातिवाद ला रहा है सब बीच में। बस मतलब आप जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक बीजेपी ने संविधान खत्म नहीं किया था, जैसे ही आप हटे संविधान खत्म होने लगा। भैया बोलेंगे इसमें। क्या जब तक आप लोग थे बीजेपी के साथ तब तक संविधान खत्म नहीं हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक संविधान समाप्त होने लगा? बिल्कुल, हम जब तक थे तो आदरणीय बाला साहब की भूमिका को लेकर, और उस समय आप याद रखिए कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की संस्कृतियों के साथ थे। हम उस संस्कृतियों के साथ थे जो इस धरोहर को बना रही थी और इस संविधान की रक्षा कर रही थी। परंतु कुछ रंगा बिल्लाओं की टीम आई जिन्होंने इस संविधान को तार तार करने का काम किया है। आदरणीय बाबा साहब के संविधान चौक पर आप खड़े हैं। आज इस हिंदुस्तान में जितना संविधान तार तार हुआ, इसके पहले इतनी अस्मिता खोती हुई संविधान की कभी नहीं देखी गई। आज राजीव गांधी जी को, आज राहुल गांधी जी को अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां के नुमाइंदे भूल चुके हैं कि संविधान क्या है। लेकिन 80 बार तो संविधान में संशोधन कांग्रेस के समय में हुआ था, तब ये बात तो जनता पूछेगी ना कि अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो 80 बार संशोधन आपने किया, और कई बार संविधान का अगर संशोधन अच्छी चीज़ों के लिए होता है, कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर होता है, तो उसमें क्या आपत्ति है? संविधान में संशोधन अलग बात है, और मूलभूत जो आपके अधिकार है और मूलभूत अधिकारों में अगर छेड़छाड़ की जाए वो अलग विषय होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो नियत है वो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन, मूलभूत अधिकारों पर डैमेज हो रहा है। बिल्कुल, अभी महाराष्ट्र की जो सरकार आपने देखा, अभी जो खोखा सरकार आई है यहाँ पे, और 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगे, वो क्या था? मूल संविधान को तार तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी प्रिजुडाइज रखा मामला। आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह जी अभी रिटायरमेंट जाने वाले हैं। ये बताइए क्या हुआ? ये मूल संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या लिखा था उस कलम में और क्या हुआ उसके साथ में? संविधान खत्म कर रही है बीजेपी। क्यों खत्म कर रहे हैं भाई? संविधान चौक पर खड़े होकर संविधान समाप्त क्यों कर रहे हैं? बीजेपी संविधान की दुहाई देती है, राष्ट्र की दुहाई देती है। आज की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। देखिए, जब इस देश में कोई मुद्दा नहीं बचता है विपक्ष के पास, तो उसके पास एक मुद्दा है कि संविधान खतरे में है। जो लोग संविधान को हमेशा से सेकेंडरी माने, अपने 60 साल 65 साल के कार्यकाल में वो संविधान की और संविधान बचाने की बात करते हैं। जो राहुल गांधी संविधान लेकर के चलते हैं लोकसभा के अंदर, जब उनसे पूछा गया कि संविधान का आप बता दीजिए कितने पेज संविधान के अंदर हैं, तो वहीं बैठे हुए राहुल गांधी खड़ा होकर के बता नहीं पाए। उसके विषय में 2 शब्द राहुल गांधी बोल नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है संविधान के विषय में, और वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके बाप दादाओं ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिनकी दादी ने इस देश में संविधान को ताक पे रख करके इस देश में इमरजेंसी लगाई, वो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि संविधान का मुद्दा क्या महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में चलेगा? नागपुर के लोग विकास चाहते हैं या इस तरीके की राजनीति जिस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, विकास की बातें नहीं हो रही? दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है। अगर संविधान रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, और संविधान ही नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो इनका जो नारा है जुड़ेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, और हम संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान बचाओ, क्या देखते हैं संविधान बच जाएगा इस बार?
देखिए, राहुल गांधी जी के लिए पहले तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो कभी आईना देखती नहीं है। वो सड़कों पे तो संविधान बचाने की यात्रा निकालेगी, भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी, लेकिन जब संविधान में संशोधन का मामला आता है, जब नीति आयोग का मामला आता है, तो बायकॉट कर जाते हैं। वो बाहर से चिल्ला के कैसे चीजों को बदलेंगे? वो नागपुर में विकास को टिकट तो देते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते हैं। विकास की बात नहीं करते ऐसा नहीं है। ये देखिए, तमाम सारे लोग हमारे पास हैं। विकास को टिकट मिलता है, चलता है, लेकिन विकास होता है नागपुर का तो वो बुरा लगता है आपको। ये बीजेपी कह रही है कि लगातार विकास की बातें करने के बजाय अब वो संविधान, दूसरे मुद्दे कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के गारंटी पर भरोसा है या मोदी जी के विकास पर, जो उन्होंने लिखा, जो देवेंद्र फडणवीस ने विकास की बात की, उस पर भरोसा है? पहली बात तो जो राहुल जी है, जिनको कल तक हमारी अपोजिशन पप्पू बोलती थी, आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जितना भी आप पास देखोगे और हमारे जो गृह मंत्री है उनका पास देखोगे, तो सबसे ज़्यादा संविधान की ज़रूरत उनको पड़ी होगी, क्योंकि वो एक बीजेपी कह रही है बटेंगे तो कटेंगे। ये संभव है क्या महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या इस तरीके की परिस्थिति आज आ गई है कि ये नारा देने की जरूरत है बीजेपी को? बीजेपी जो है वो जो पहले लड़े थे हम गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। गोरों ने नारा दिया था डिवाइड एंड रूल का, वैसे अब चोरों ने नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे? अभी क्या है, बात करने के लिए कुछ ही नहीं रहता है। डेवलपमेंट जिस तरीके से नागपुर में दिख रहा है, तो अपने पास में मुद्दे कुछ ही नहीं है, तो कुछ एक मुद्दा विषय लेके अगर बात करना है तो विपक्ष हमेशा देते ही रहती है। और बटेंगे कटेंगे ये तो बात की बात है। पहले यहाँ पर तो आप एक होके बताओ, नागपुर के भीतर किस तरीके से लोग सोचते हैं? नागपुर में क्या कहता है इस बार नागपुर की पब्लिक? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इस बार किसकी सरकार? मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि संविधान साल में एक बार खतरे में आता है या 5 साल में खतरे में आता है? ये तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछो, मैं मेरे जो सेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोगों से मैं मेरे सभी पदाधिकारी, मेरे भाई बंधु से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो शिवसेना उबाटा गुट से हो या कांग्रेस गुट से हो या फिर तुतारी जो अभी नई आई है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान साल में एक बार खतरे में आता है या 5 साल में एक बार खतरे में आता है? बिल्कुल आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। संविधान जिन्होंने लिखा, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, और उनको भारत रत्न देने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये हुआ है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके पहले इंग्लैंड में जो लंदन में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो घर था वो बीजेपी ने ही लिया है वहाँ से। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। आप लोग ये बताइए कि नागपुर में इस समय में क्या लग रहा है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास डेफिनेटली हो रहा है, बट आपने जैसे संविधान की हम बात करते हैं, तो संविधान एक ऐसी किताब है जहाँ पे हम सामान्य नागरिक सब एक जैसे इक्वालिटी होता है, लेकिन कहाँ पे भी वो दिखता नहीं। आज भी हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी वाला जो बंदा होता है वो पीछे रह जाता है। मागास वर्गीय हर जगह पे वही चल रहा है कि जिस आरक्षण की मांग तो और ज्यादा हो रही है। मनोज आरंगे पाटिल कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा को हटा दो और सबसे ज्यादा आरक्षण दे दो। ओबीसी अलग लड़ रहा है आरक्षण के लिए। इस देश में आरक्षण के जरिए विकास होगा या विकास होने के साथ ही इस तरीके की समाप्ति होगी? क्या लगता है कि वो मुद्दा नागपुर में बनेगा क्या? आरक्षण सिंपली तो हटा देना चाहिए। सबको ही आरक्षण दे दो तो आरक्षण बचेगा ही नहीं, सब इक्वली हो जाएंगे। ऐसा लगता है क्या? देखो, आरक्षण ये जो मुद्दा है ये बहुत जटिल मुद्दा है और वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही सारे आरक्षण दिए जाते हैं। नागपुर में क्या कंडीशन है? नागपुर में क्या लग रहा है? तो सर पूरा भसड़ भसा हुआ है। भाजपा की सरकार ने जो महानगर पालिका में पिछले 28-30 साल से है, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। पूरा आप देखिए, ये सीमेंट रोड बना है, ये सीमेंट रोड बनना है, हर गली गली में इन्होंने सीमेंट रोड बनाया। अगर 80 फुट का रोड बनता है तो ये लोग 40 फुट पहले गट्टू लगा देते हैं। जहाँ 60 फुट सीमेंट रोड बनना है वहाँ ये 20 फुट के गट्टू लगा देते हैं और पूरा पैसा उठाते हैं सीमेंट रोड का। नालियों के जो इनको तो जो गडर के ढक्कन रहते हैं ना लोहे के, वो तक इन लोगों ने बेच के खाए भाजपा वालों ने। इतने ये इस लेवल की राजकारण पूरा का इनके नगर सेवकों को बांटने के लिए पैसे नहीं है इनके पास में। अरे लेकिन नगर सेवकों की बात कहते हैं, चुनाव सामने है,
करोड़ों रुपए तो हर पार्टियां खर्चा कर रही हैं, उनके पास कहाँ से आ रहे हैं? पैसा चुनाव का जो पैसा होता है वो चुनाव आयोग के समक्ष पूरा ब्यौरा जाता है हर पार्टी का। हर पार्टी देती है क्या? देती है, सबको देना पड़ता है, सबको अनिवार्य है। कांग्रेस भी देती है, भाजपा भी देती है, सभी पार्टियां देती है, ईमानदारी से? सभी देती है। अब ईमानदार बेईमानी तो पार्टी जन है जो देता है चुनाव आयोग में। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम ये बताइए कि लाडली बहना योजना चलेगी क्या इस बार? बिल्कुल चलेगी, सोच के तो है ना, और जो चीज सोच के को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सभी को मिल रहे हैं। लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? लाडली बहन योजना सर, लोगों बहनों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पैसे ही देना ये बराबर नहीं है। हर चीज अगर फ्री में मिलती है तो वो तो हमें, ये गवर्नमेंट हमें अपंग कर रही है। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे अगर गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया? अगर कांग्रेस की सरकार आई, उसने बोला 2000 देंगे 1500 की जगह, तो वो सही रहेगा क्या? नहीं, एज अ मैं भी कांग्रेस की पदाधिकारी हूँ। हम हमारा जो मत है हमारे वरिष्ठ जो नेता है उनके सामने रखेंगे कि 2000 देने से तो बेटर है हम 2000 सबका इक्वल करेंगे और हर एक ग्राम पंचायत लेवल या पंचायत समिति स्तर पर या जिला परिषद स्तर पर उस पैसे से हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए नया आयोजन करेंगे। रोजगार दे सकते हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है नागपुर में इस बार नागपुर का विकास मुद्दा होगा, या फिर जिस जगह खड़े हैं वहाँ विकास ठाकरे को लोग चुनेंगे, या प्रवीण दटके हैं बीजेपी के उनको लोग चुनेंगे, या दूसरी जगहों पे तमाम सारे लोग हैं उनको मतदान मिलेगा? क्या लग रहा है इस समय? 1 मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ। अभी वो दीदी बोल रही थी कि 2000 देने की जरूरत क्या है, 2000 देने की जरूरत क्या है, लेकिन राहुल जी ने अभी इसके पहले चुनाव में घोषणा किया था कि 8,000 खटाखट रुपए खटाखट दे रहे हैं हम, और वो 2000 देने में हमारा देश पीछे नहीं जा रहा। 8,500 देने में मेरा देश पीछे कैसे जाता था? ये बताइए कि जिस तरीके से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये कहीं न कहीं सरकार ने चुनाव को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई। तो इसका मतलब आज तक जितनी भी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई वो सारी चीजें चुनाव को देख करके बनाई है। आज तक जहां उन्होंने अभी जो घोषणा पत्र जाहिर किए कि हम 2100 रुपए हरियाणा में देंगे, 2100 रुपए हरियाणा में देंगे, वो क्या था? कर्नाटक में वो देने के लिए बोले, वो क्या था? हिमाचल में जो देने के लिए बोले, वो क्या था? अगर भारतीय ये बताइए कि अभी आज की परिस्थिति में क्या लग रहा है आपको, नागपुर में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या उसको सामने ध्यान में रखेंगे, या फिर कौन से मुद्दे को लेकर नागपुर में लोग जाएंगे? सर नागपुर में विकास हुआ है और उस विकास के ऊपर लोगों को वोट देना चाहिए, और यहाँ से जो है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र जी फडणवीस का एकदम पक्का है वो आएंगे ही। और ये एक्चुअली जो है ये जो बांटने वाला काम करते हैं वो आर्थिक रूप से जो गरीब हो उसको दे, तो एक्चुअली में सही माने में एक ये सिद्ध होगा कि चलो ठीक है गरीब को मिला, जो अमीर है जिसके पास में पैसा है उसको भी मिल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल उसको नहीं मिलता। आप बताइए कि आप लगातार कह रहे हैं विकास हुआ है क्या नागपुर का? हाँ हुआ है ना विकास। तो बीजेपी तो कह रही है हमने बीजेपी के पॉलिटिशियन है, उनको उनके बंगले बने हैं, विकास तो हो रहा है ना यार, और क्या चाहिए विकास? नेता का विकास हो रहा है, नेताओं का विकास हो रहा है ना भाई। आप कुछ नहीं कर रहे, निठल ले तब तो पैसे दे रहे हो ना यार, मैं क्यों पैसे दूंगा? अरे मेरे को कुछ जमता नहीं है तब तो मैं पोस्टर छपाऊंगा ना, जो काम करते हैं। आप सरकार में आएंगे? मैं सरकार में आऊंगा नहीं, पहले तो मेरे को मेरे आमदार की पड़ी है, मैं अच्छे आमदार को चुन के लाऊंगा, मेरा गांव बनाऊंगा तब देश बनाऊंगा। फालतू फोकनाटगिरी अपने को नहीं आती, ये सरकार जुमलेवारी है, दुनिया जानती। जुमलेबाज। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है लाडली बहना योजना? लाडली बहन योजना का बोल रहे हैं, हमें गर्व है कि लाडली बहनों को 1500 रुपए ये दे रहे हैं, हम उससे ज्यादा देंगे, हमें गर्व है। लेकिन सुरक्षित बहना का क्या? अगर आप लाडली बहना को 1500 रुपए दे रहे हैं तो मुझे ये पूछना है कि गद्दारों को 50 खोके और लाडली बहना 1500 में क्यों होके? क्या लग रहा है आपको इस बार लाडली बहना का मुद्दा रहेगा क्या? लाडली बहना का मुद्दा रहेगा? लाडली बहना का मुद्दा ऐसा है, लाडली बहना को पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनके घरों का क्या? जो उनके आदमी लोग पैसे कमा रहे हैं उसमें जो उनके जेब के पैसे जा रहे हैं उसका कैसा? महंगाई जो कर दी, महंगाई को लेकर के और भी तमाम सारे लोग हैं, हम सबके पास आ रहे हैं। लाडली बहना का मुद्दा सरकार लेके जा रही है कि लोगों को लाडली बहना के तहत पैसे दे रहे हैं। मुझे ये बताओ कि लाडली बहना की पब्लिसिटी के लिए जो देवा को देवा बहु बना के 200 करोड़ खर्चा किए, ये क्या, इसके ऊपर आप क्या बोलोगे?
क्यों करना पड़ा? लाडली बहना इतनी अच्छी योजना है तो नए 5 साल में क्या किया? 5 साल में कुछ नहीं किया करके योजना लाना पड़ा। ये 2.5 साल तो आपकी सरकार थी। 2.5 साल तोड़फोड़ की सरकार है ये। 2.5 साल में सरकार में बहुत कुछ किया। 50 को के एकदम ओके। तमाम सारे लोग ये कहते हैं, बीजेपी के लोग, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि विचारों के साथ तो उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की थी, जिसके बाद हमें वो सही करना पड़ा, बाला साहब के विचार लेके आना पड़ा। नहीं, मेरा सवाल तो महायुति से ये है कि महायुति के बाद ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्टाचारी नेता जब जाते हैं तो उनके भ्रष्टाचार पूरे धुल जाते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार के पैसे से ऐसी योजनाएं निकल रही है। आप बताइए कि क्या लग रहा है, आपके नेताओं को लगता है कि आपने सही काम किया शरद पवार से अलग होकर के, और अब आप अच्छी तरीके से एनसीपी को आगे लेके बढ़ रहे हैं? क्या लग रहा है? क्या बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। लोगों के जो जरूरतमंद लोगों के हैं, जरूरतमंद लाडली बहनों के हैं, सभी अच्छी तरीके से हम काम करने में सक्षम है। विषय क्या है कि हम लोग सिर्फ विकास कार्यों को लेके हमारे अजीत दादा ने उनके साथ में नागपुर का विकास हुआ है क्या? जी बिल्कुल हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। अभी कह रहे 70,000 करोड़ में विकास हुआ है। 70,000 करोड़ जिसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं हमारे देश के महामहिम, उसको 2-15 दिन में मध्य प्रदेश में भोपाल में खुद सम्माननीय प्रधानमंत्री देश के उन्होंने आरोप लगाया था कि अजीत दादा पवार जो है इन्होंने 70,000 कोटी का महाराष्ट्र में सिंचन घोटाला किया, और उसमें सेकंड डे जो है उनका भाजपा में प्रवेश होता है। और दूसरी बात, फडणवीस जी का भी स्टेटमेंट है, पिसिंग शाश्वत हे आहे की मी यांना कधी भाजपात घेणार नाही, दरवाजे नेहमी करता बंद है। पॉलिटिकल अलायंस है। पॉलिटिकल अलायंस नहीं है इनका, बस कुर्सी के लिए अलायंस होता है, पैसे के लिए अलायंस होता है। किसान खुश है क्या? मैं खुद भी एक किसान हूं, पर मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन 7/12 कोरा नहीं हुआ। आदरणीय उद्धव जी के टाइम में 7/12 कोरा हुआ, उनकी कर्ज माफी हुई। इस पूरी 2.5 साल की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए लाडली बहन की एडवर्टाइजमेंट में जरूर दे दिए, लेकिन 7/12 कोरा नहीं किया गया। एक भी ऐसा नहीं है, मैं आंकड़े के साथ बोलता हूं, राज्य में दूध उत्पादक जो भी है शुल्क है वो 5% की 5 रुपए की सब्सिडी देने वाला था, वो किसान मर रहा है, दूध के भाव के ऊपर सब्सिडी नहीं मिली। सोयाबीन को भाव नहीं है, कपास को भाव नहीं है, मंडियों में अनाज रखने को जगह नहीं है। 7,000 रुपए क्विंटल है, 10,000 रुपए क्विंटल 2 साल पहले था, अभी 7,000 रुपए क्विंटल है। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बहनों की सरकार नहीं है, ये महिलाओं की सरकार नहीं है, युवकों की सरकार नहीं है, उनको रोजगार नहीं दे पा रही। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, खोके सरकार कह रही है। 52% FDI पूरे विश्व से जो भी आया 100% में, उसमें 52% अकेले महाराष्ट्र में इन्वेस्ट हुआ। साहब यही तो एक बीजेपी का प्रॉब्लम है। कोरोना के टाइम में निर्मला सीतारमन ने बोला था 12,000 करोड़ का पिटारा खोले हैं, जिसमें SME के तहत सबको लोन मिलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। एक पैसा किसी को मिला हुआ था। ये योजनाएं खोलती है और दूसरे बजट में सब गायब हो जाता है, किसी के नाम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप बताइए कि पे महाराष्ट्र जो विदर्भ की भूमि पे आप खड़े हो, यहाँ 3 प्रमुख फसलें हैं, कपास, मौसम्बी और संतरा। मौसम्बी और संतरा टोटल मिला के 40,000 हेक्टेयर पे होता है। 75% फसलें खराब हो गई साहब, कोई मुआवजा नहीं दिया। यहाँ का किसान आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध हो रहा है पूरे विदर्भ में। किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है? मिलता है सर, पूरा मिलता है। का भी आप पूछिए। ये है कि कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह लेट हो जाता है, लेकिन हर एक किसान को मुआवजा भी मिलता है, जो बेनिफिट है वो भी मिलता है, उनको सब्सिडी मिलता है। तो ये बताइए कि क्या किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है? 0 बिजली बिल नहीं हुआ है क्या? विकास मेट्रो नहीं आई है? आखिर अगर इतना विकास हुआ है तो पब्लिक को क्यों लगता है कि आपने पार्टियां तोड़ने की कोशिश की? छोटी सी चीज में बोलता हूँ, किसान के मुद्दे को लेकर के इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली बॉर्डर हरियाणा पे हुआ, और जिसको इन्होंने अपना चेहरा बना करके चमका करके खड़ा किया था, चुनाव में 1600 वोट उसको उसी किसानों ने दिया। 1600 चटनी जो इनका सबसे बड़ा चेहरा था किसान आंदोलन का, उसको 1600 वोट मिले। किसानों को पता है कि इस देश में किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया तो नरेंद्र मोदी की। ये किसानों की बात कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि सबसे ज्यादा अगर किसी डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचाने का काम किया तो माननीय मोदी जी और देवेंद्र जी की सरकार ने किया है। अभी बिजली बिल का मामला है, अभी सभी किसानों के बिजली बिल माफी किए गए। 1 रुपए में पीक बीमा योजना जो है ये देवेंद्र जी और शिंदे साहब ने लाया। ये झूठ बोलेंगे, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। नहीं मिली। अगर इनको न मिले बीमा योजना
तो किस नहीं मिला। पीक बीमा योजना किसी को रिकॉर्ड पे बता दे, पंचनामा ही नहीं हुआ। तक नहीं हुए। पीक बीमा योजना अभी सोयाबीन गई। ये जिस आंदोलन की बात कर रहे हो भैया, आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हो, देवेंद्र फडणवीस जी ने कपास पहन के दिल्ली में बोला था कि मैंने 6,000 रुपए कपास को भाव देगा। क्या भाव चल रहे कपास के? क्या भाव? ये चौक पे किसानों के लिए हमने आंदोलन किया, कोई पंचनामा नहीं हुआ है। किसानों को अब वो किसान को जान दो। मुद्दा ये है कि आप मानते सरकार के अंदर आज की डेट में 80% चोर है, और चोर मिलके है ना हमेशा गिरोह बनाते हैं। उनके बस का काम टीम बनाना नहीं होता है, गिरोह चला रहे। 2014 में तो उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथी थे ना। 19 ना दादा, 25 साल से आप कार चला रहे हैं, आपके हाथ से भी तो एक्सीडेंट हो ही सकता है ना। वो तो किसी से भी हो सकता है, ऐसा कोई मुद्दा थोड़ी ना यार। तो एक्सीडेंट हाँ था, तो अब नहीं कर रहे हैं, अब बीजेपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी बताइए। वो जानबूझ के वो ये एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अभी इसके बाद में जो हुआ है ये बहुत सुधारना हो गई है। चाहे उस एक्सीडेंट हो जाए के बाद में कुछ नई बुद्धि आ गई होगी कि जो अच्छे लोगों के साथ में। नागपुर के लोगों को इस बार जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो क्या दिमाग में रखकर जाएंगे? विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, या फिर महाविकास अघाड़ी जो कह रही है कि विकास नहीं हुआ, सरकार झूठ बोल रही है, करप्शन कर रही है, या राज्य सरकार कह रही है कि हमने बहुत विकास किया, 2.5 साल पिछला जो उद्धव ठाकरे का था वो खराब हो गया, अब 2.5 साल में विकास हुआ? नहीं, देखिए जो उनका जो कहना है महायुति सरकार का वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों से पैसा लिया गया है। मेट्रो तो बना, ये मेट्रो बताते हैं कि मेट्रो भी जो प्रोजेक्ट था वो हमारा लाया हुआ प्रोजेक्ट था 2014 में, यूपीए की सरकार ने लेकर आए थे। और उसके लेकिन ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसके जो है मनुष्य का जो विकास होना चाहिए। इन्होंने जो सीमेंट रोड बनाए, ये ब्रिज बना दिए, लोगों के घरों में पानी आ रहे, लोग बह रहे थे। ये 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, यहाँ बाढ़ आ गई। ये जो है पहली बार ऐसा हुआ कि नागपुर शहर के अंदर बाढ़ आई है, नहीं तो आज तक के जो 70-80 साल के इतिहास में नहीं हुआ। बिल्कुल। तो तमाम सारे अलग अलग मुद्दों पर नागपुर की जनता से हमने आज चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि नागपुर के लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार वोट करने जाएंगे और क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको लेकर के वो लोगों से चर्चा करेंगे। आगे हम इस मुद्दे को लेकर दूसरी जगह से चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत।